वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। आज हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में इन तीनों के बीच में रिलेशन है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनकी अपनी अपनी यूनिट्स भी यूज की जाती है। अब स्पीड की भी अपनी यूनिट्स हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में मेजर किया जाता है। डिस्टेंस भी किलोमीटर, मीटर में मेजर किया जाता है। ओके, बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्पीड अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो यूनिट्स आइडेंटिकल होने की बाउंडेशन है। अगर हमारी यूनिट्स आइडेंटिकल नहीं होगी तो जो भी आंसर हम देंगे वो गलत हो जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस के फॉर्मूले को यूज करने के लिए स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो बाउंडेशन है कि टाइम आवर्स में होना चाहिए और डिस्टेंस हमारा किलोमीटर्स में होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में हुई तो फिर टाइम सेकंड्स में होना चाहिए और डिस्टेंस को मीटर्स में होना चाहिए, अदरवाइज हमारे आंसर्स गलत आएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिकल टाइप की यूनिट्स का होना जरूरी है। बड़ी यूनिट्स होंगी तो सारी वैल्यूज बड़ी यूनिट्स में होनी चाहिए, अगर छोटी यूनिट्स में दे रखा तो सारी यूनिट्स छोटी में होनी चाहिए। आइडेंटिकल टाइप की यूनिट्स होनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में सेम टाइप का डेटा ना दिया हो, तो अगर नहीं दिया तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट्स को। अब यूनिट कन्वर्जन के रिगार्डिंग आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर्स होते हैं, जिससे आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकें। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए ये बात, तो मीटर्स। ओके, आवर्स और सेकंड्स की बात करें तो 1 आवर में एक्चुअली 60 मिनट्स होते हैं। ओके, 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। इतना सेकेंड्स हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। 100 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर की यूनिट को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड की यूनिट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम याद रख सकते हैं कि अगर हम कभी भी किलोमीटर पर आवर की यूनिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो इसी का रिवर्स, तो डेट मीन्स 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर मीटर पर सेकंड होता है और 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर पर आवर होता है। लेकिन अगर किसी को याद ना रहे कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ये याद नहीं रहता है तो फिर याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड की दोनों यूनिट में से कौन सी यूनिट अगर बड़ी है, अगर हम बात करें तो किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है। ओके, तो डेट मीन्स किलोमीटर पर आवर की जो यूनिट है वो बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड की यूनिट हमारी छोटी यूनिट है। अब अगर आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं या बड़ी यूनिट को छोटी में बदलते हैं तो याद कैसे रखेंगे, जिसमें बदलना है उससे मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब बड़े में बदलना है तो बड़े से मल्टीप्लाई, छोटे में बदलना है तो छोटे से मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन होगा, तो 5/18 और 18/5 में से 18/5 का फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो अगर बड़े में बदलना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे में बदलना है तो छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसमें बदलना है उससे मल्टीप्लाई, जैसे मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट में बदलना है तो छोटे नंबर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो बड़ी यूनिट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में बहुत टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक्स हमारे आते हैं, कवर किए जाते हैं, उसमें से ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोट एंड स्ट्रीम से पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, दैट मीन्स एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सम ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन से भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन के क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चंस केवल दो ही टाइप के होते हैं, दैट मीन्स जितने भी ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वो केवल दो ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट, क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है, दैट मीन्स हमारी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करे, या कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा, दैट मीन्स ट्रेन कवर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस।
अब यहाँ एक बात और मैटर करती है, ओके, क्योंकि क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट या कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस के रिगार्डिंग ट्रेन बेस कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है तो तीन ही वैल्यूज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिगार्डिंग हम स्टडी करनी। तो यहाँ स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में से, ओके, इनकी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज हम छोटी यूनिट्स लेंगे। ओके, तो डेट मीन्स स्पीड हम मीटर पर सेकंड लेकर सॉल्व करेंगे, जबकि टाइम सेकंड्स में होना चाहिए और डिस्टेंस को मीटर्स में होना चाहिए। लेकिन अगर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस के रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, टाइम आवर्स में होना चाहिए, जबकि डिस्टेंस को किलोमीटर्स में होना चाहिए। ओके, अब ये कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होना चाहिए कि अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और यूनिट आइडेंटिकल नहीं है तो किसे कन्वर्ट करें। तो हम क्वेश्चन का टाइप देखकर डिसाइड कर लेंगे। अगर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन दे रखा है तो हम बड़ी यूनिट्स लेंगे, तो डेट मीन सारी बड़ी यूनिट्स होनी चाहिए। और अगर क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ तो सारी छोटी यूनिट्स होनी चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने की बाउंडेशन रखेंगे हम इसको, ठीक है, तो याद रखना आसान हो जाएगा। ओके, चलिए आज हम बात करते हैं पहले क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ट्रेन जब किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो जो फॉर्मूला है हमारा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इसमें से कई बार हमें स्पीड और डिस्टेंस को डिसाइड करना होता है। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस हम डिसाइड करते हैं कि कितना लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस कितना लेंगे। अब डिस्टेंस कितना लेंगे तो फिर ये बात मैटर करती है कि ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने जा रही है वो ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट है या लेंथी ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस के रिगार्डिंग जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस में, दैट मीन्स डिस्टेंस मीन्स लेंथ मैटर करेगी। तो ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने जा रही है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है ये मैटर करेगा। तो अगर हमारी ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी विड्थ ट्रेन से कंपेयर करते समय जीरो लेंथ का हो। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं सपोज हमारी ट्रेन, लेट दैट इज आवर ट्रेन, ये हमारी ट्रेन है। ओके, अगर ये हमारी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो ऑब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? जस्ट लाइक अ दिस। ठीक है, ये ट्रेन के कंपैरिजन में जीरो विड्थ का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ भी हो सकता है, पोल, मैन, ट्री। अगर ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, डेट मीन्स क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कभी भी क्वेश्चन दिया होगा तो इस ट्रेन और ऑब्जेक्ट के बीच में गैप कभी भी हम कंसिडर नहीं करते। तो डेट मीन्स ट्रेन और ऑब्जेक्ट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले चलते हुए, दैट मीन्स हमारी ट्रेन चलते हुए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जानी चाहिए, तब हमारी क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन स्टार्ट होती है। इसका मतलब ट्रेन सबसे पहले चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाए। तो जब ट्रेन ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली पास पहुंच जाएगी, इनके बीच का गैप जीरो हो जाएगा, तब क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन स्टार्ट होती है। अब अगर ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? तो ट्रेन को यहां से स्टार्ट करके पूरी की पूरी ट्रेन ट्रेन ऑब्जेक्ट के सेकंड साइड में जब बाहर निकल जाएगी तो इसका मतलब ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लिया। तो कितना चलना पड़ा? तो डेट मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कवर करना पड़ा, और ये डिस्टेंस कितनी है? दैट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसका मतलब जब ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो हम डिस्टेंस कितना लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तब उस केस में डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन, ऑफ ट्रेन। तो जो ट्रेन की लेंथ है वही हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगी। तो दैट मीन्स जब भी ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ हमारे लिए डिस्टेंस हो जाती है। तो डिस्टेंस हम ट्रेन की लेंथ को ही ले लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हमारी ट्रेन किसी लेंदी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे तो लेंदी ऑब्जेक्ट जैसे किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को, किसी दूसरी ट्रेन को अगर क्रॉस करती है तो दे आर लेंदी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ को हम ट्रेन की लेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर सपोज हमारी ये ट्रेन है, दैट इज ट्रेन, सपोज दैट इज द ट्रेन। अगर ये हमारी ट्रेन है तो ट्रेन के सामने कोई ऑब्जेक्ट, लेट फॉर एग्जाम्पल ये कोई लेंदी ऑब्जेक्ट है, दैट इज ओके। अब ट्रेन अगर इस लेंदी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने निकलती है तो ट्रेन सबसे पहले चलते हुए इस ऑब्जेक्ट के एक एंड पॉइंट पर पहुंच जानी चाहिए। ओके, इसके एक एंड पॉइंट पर पहुंच जानी चाहिए। ट्रेन की अपनी एक लेंथ हो सकती है, तो ट्रेन की लेंथ सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं एल मीटर से। ओके, और जो ऑब्जेक्ट इसके सामने है जिसे क्रॉस करने जा रही है, डेट मे बी अ लेंदी ऑब्जेक्ट, अ प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, कुछ भी हो सकता है। इसकी भी अपनी एक लेंथ होगी। तो सपोज हमने कंसिडर कर लिया इसकी लेंथ जेड मीटर से।
ओके, कुछ भी हो सकता है, हमने जेड मीटर्स कंसिडर कर लिया कि इसकी लेंथ जेड मीटर्स है। अब अगर ट्रेन ने इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है तो ट्रेन सबसे पहले यहां से चलते हुए, ओके, यहां से चलते हुए ऐसे निकले कि सेकेंड एंड से पूरी की पूरी ट्रेन बाहर निकल जाए। ओके, फर्स्ट एंड से चलते हुए पूरी की पूरी ट्रेन सेकेंड एंड से भी अगर बाहर निकल जाती है तो इसका मतलब ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लिया। तो यहां से चलते हुए ट्रेन को यहां पहुंचना पड़ रहा है, पूरी की पूरी ट्रेन सेकेंड एंड से बाहर निकलनी चाहिए। तो ट्रेन को कितना चलना पड़ा, ऑब्जेक्ट की लेंथ और ट्रेन की अपनी लेंथ, दोनों के सम के बराबर की डिस्टेंस ट्रेन को कवर करनी पड़ी। इसका मतलब ट्रेन को यहां से लेकर यहां तक जाना पड़ रहा है, दैट इज। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्रेन की अपनी लेंथ जो कि एल मीटर्स हमने कंसिडर किया था, और ऑब्जेक्ट की लेंथ के सम के बराबर। तो इस केस में डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा फिर हमें, सो द डिस्टेंस व्हेन द ट्रेन क्रॉसेज अ लेंथी ऑब्जेक्ट विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के सम के बराबर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अगर ट्रेन किसी लेंथी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो कितना चलना पड़ेगा, ट्रेन की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ के सम के बराबर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो डेट मीन्स डिस्टेंस दोनों की लेंथ का सम लेंगे। लेकिन अगर ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तब हम डिस्टेंस कितना लेते हैं, जो भी ट्रेन की लेंथ है वही हमारे लिए डिस्टेंस होगी। इज इट क्लियर। तो आई होप डिस्टेंस के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं कि हमें स्पीड कितनी लेनी होगी। तो अगर हम स्पीड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो डेट मीन्स इस केस में स्पीड कितना लेंगे। तो स्पीड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो फिर ये बात मैटर करती है कि ट्रेन के सामने के ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। ओके, अगर ट्रेन केवल चल रही है और ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो ट्रेन की स्पीड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। डेट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेबल तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेट मीन्स स्पीड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम कब आएगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग तब हमें प्रॉब्लम आएगी। जब ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा तब हम स्पीड कितना लेंगे उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट चलने लगेगा तब इस ट्रेन की स्पीड के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी अपनी एक स्पीड होगी। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है ये बात मैटर करेगी। ओके, तो ट्रेन और ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द ट्रेन जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके, और एक ऑब्जेक्ट इसके सामने, लेट दैट इज दिस वन एंड दैट इज ऑल्सो मूविंग, ठीक है, ये भी मूव कर रहा है और इसकी भी अपनी लेंथ होगी एक स्पेसिफिक। वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द स्पीड, हम केवल स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की अपनी स्पीड होगी, लेट सपोज x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब इसके सामने जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी भी अपनी एक स्पीड होगी, लेट y किलोमीटर पर आवर। तो अब दोनों में से किस स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका मतलब जब ट्रेन के सामने का ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करने लगे, अगर ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना तो ऑब्जेक्ट आगे होगा, दैट इज श्योर। ओके, और ट्रेन की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज्यादा होगी तभी तो ये इसके आगे निकल पाएगी। तो दैट मीन्स ट्रेन की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज्यादा भी होनी चाहिए, दैट इज द बाउंडेशन। नहीं तो ट्रेन इसके आगे कभी निकल ही नहीं पाएगी। अब जब ट्रेन के आगे का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जिस स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उस स्पीड को हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। ओके, दैट इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड कितनी होगी अगर हम बात करें तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है दोनों स्पीड्स का डिफरेंस, तो दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ स्पीड्स हो गए, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। तो दोनों स्पीड के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ओके, और ट्रेन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी वो उसके आगे निकल सकती है, तो ट्रेन की स्पीड में से ऑब्जेक्ट की स्पीड को माइनस कर देंगे। ये वो स्पीड लेकर हम जिसे लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन स्पीड कितना लेना होगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस। बाउंडेशन है ट्रेन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी वो ऑब्जेक्ट के आगे निकल सकती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन के केस में डिफरेंस ऑफ द स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे, मतलब ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे, तब हम स्पीड कितनी लेंगे। दैट फॉर एग्जांपल दैट इज द ट्रेन, ये हमारी ट्रेन है। ओके, और जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट, सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रेन इधर निकल गई, ओके, हमारी ट्रेन इस तरफ चली गई, और जो ऑब्जेक्ट है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, लाइक दिस, ऐसे चला गया।
ठीक है, तो ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन है, दैट मीन्स ये भी अपोजिट डायरेक्शन की केस है और ये वाला भी अपोजिट डायरेक्शन का केस है। हाँ, इस केस में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, डेट इज श्योर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन तो बनती है, जो कुछ क्वेश्चंस में हमें यूज करनी पड़ेगी, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितनी लेंगे वो हमें डिस्कस करना होगा। तो लेट ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अगर ये कंडीशन है तो इसमें भी हम यही कंसिडर कर लेते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज y किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो भी अपोजिट, और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन होगी। यहां पर भी क्योंकि ट्रेन के सामने का ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, इसलिए जिस स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट इज अगेन नोन एज रिलेटिव स्पीड। ओके, उसे हम रिलेटिव स्पीड ही बोलेंगे। अब ये रिलेटिव स्पीड कितना होगा? अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड होता है सम ऑफ द स्पीड्स, तो दोनों स्पीड के सम के बराबर हो जाता है, सम ऑफ स्पीड्स। ओके, तो इस केस में हम दोनों स्पीड का सम कर देंगे और इस स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। व्हेन ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों स्पीड का डिफरेंस। बाउंडेशन है कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तब हम ट्रेन की स्पीड में से ऑब्जेक्ट की स्पीड को माइनस कर देंगे और इस स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन की दो कंडीशंस बनती हैं, कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर और मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर के केस में क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन नहीं बनती, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन है, इसलिए हम इसको यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ओके, अगर ट्रेन से एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो अगेन रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है सम ऑफ द स्पीड्स, तो दैट मीन्स दोनों स्पीड्स को प्लस कर लेंगे और इस स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रेन जो 100 मीटर लंबी है, दैट इज द ट्रेन जिसकी लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मीटर्स गिवन है, दैट इज 100 मीटर्स इसकी लेंथ है, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ओके, इन हाउ मच टाइम, तो दैट मीन्स इन हाउ मच टाइम द ट्रेन विल पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे ट्रेन। तो दैट मीन्स ट्रेन एक मैन को क्रॉस करने वाली है एंड मैन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो दैट मीन्स सॉरी रेलवे लाइन के नियर बाय स्टैंडिंग है, तो दैट मीन्स स्टेबल ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट स्टेबल है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या, हमसे क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मच टाइम, तो दैट मीन्स क्रॉसिंग टाइम हमसे पूछा है, क्रॉसिंग टाइम क्वेश्चन में पूछा है कितना हो जाएगा। नाउ टाइम फाइंड करने का कॉन्सेप्ट डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, अपॉन स्पीड दैट इज। अब डिस्टेंस कितना लेंगे, तो जब ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ ही हमारे लिए डिस्टेंस होती है, सो डिस्टेंस विल बी 100 मीटर्स। स्पीड कितना लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो जो भी ट्रेन की स्पीड है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो दैट मीन्स स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रही रहेगी। लेकिन एज वी हैव डिस्कस्ड कि जब हम क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिर यूनिट छोटी होनी चाहिए, तो दैट मीन्स डिस्टेंस मीटर्स में होनी चाहिए जो ऑलरेडी है, और स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, छोटे नंबर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो व्हाट वुड बी द वैल्यूज, तो दैट इज 100, 18 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो दैट वुड बी 18 एंड डिवाइडेड बाय 30 इंटू 5 हो जाएगा। नाउ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 से 3 6 18, 5 से 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा, तो 6 2 12। क्योंकि टाइम फाइंड करना है तो 12 छोटी यूनिट सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड्स में ट्रेन उस मैन को क्रॉस कर जाएगी, सो द आंसर शुड बी व्हाट, 12 सेकेंड्स, दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आर इक्वल। एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल है ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, दैट इज द ट्रेन, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ भी इसी के बराबर है। ऑब्जेक्ट मींस प्लेटफॉर्म, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, उसकी लेंथ भी ऑब्जेक्ट के ट्रेन के इक्वल है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ट्रेन सपोज L मीटर से,
तो हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ भी एल मीटर ही हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। ओके, द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, तो दैट मीन्स क्रॉसिंग टाइम क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज क्रॉसिंग टाइम क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1 मिनट्स। 1 मिनट में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। लेकिन क्योंकि क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट का केस है तो हमें तो छोटी यूनिट चाहिए, तो 1 मिनट में सेकंड्स में वैल्यू चाहिए, तो 60 सेकंड्स हो जाएंगे। सो हमारे लिए क्रॉसिंग टाइम 60 सेकंड्स हो जाएगा। ओके, किस स्पीड से ट्रेन चल रही है तो वो क्वेश्चन में दे रखा है, तो कुछ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अब टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 सेकंड्स गिवन है। नाउ डिस्टेंस कितना लेंगे, तो ट्रेन एक लेंथी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने जा रही है, तो दैट मीन्स ट्रेन की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ के सम के बराबर हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगा, तो एल प्लस एल। ओके, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना लेंगे, ट्रेन की स्पीड आपको ऑलरेडी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में हम छोटी यूनिट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर को छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए छोटे नंबर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल टू में टाइम दे रखा है 60 सेकेंड्स। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम जितना हम कर सकते हैं। सो एल प्लस एल विल बी 2L इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 90 × 5/18 × 60, क्योंकि L इज लेंथ, तो डेट मीन्स लेंथ किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। इसे सिंप्लीफाई करना है, व्हाट वुड बी द आंसर, लेट्स चेक इट आउट। तो 18 5 जा 90 होता है। ओके, 5 5 जा 25 एंड 25 6 जा 150, एक जीरो और है, तो डेट मीन्स 1500 मीटर्स हो जाएगा, एंड दैट इज 2L। तो 2L इक्वल टू, अगर 1500 मीटर्स है तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट वुड बी 750 meters. So the length of the train will be 750 meters. Okay, that's my answer will be, that is, the length of train is 750 meters. I hope clear हुआ होगा. Okay. Next question है, a train is 125 meter long. If the train takes 30 seconds to cross a tree standing by the railway line, what is the speed of the train? A train is 125 meter long train. तो that means train की length हमें क्वेश्चन में दे रखा 105 meters है. Okay. If the train takes 30 seconds to cross a tree, एक ट्री को क्रॉस करने में, तो ट्री को क्रॉस करने में, ट्री कैन नॉट मूव, ट्री इज अ स्टेबल ऑब्जेक्ट, ये स्टेबल है तो ट्री तो चलेगी नहीं, ठीक है। तो ट्रेन एक स्टेबल ऑब्जेक्ट एंड ट्री इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन हमसे पूछा है। ओके, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है ये हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, जबकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो ट्रेन है वो ट्री को 30 सेकंड्स में क्रॉस कर लेती है, तो डेट मीन्स क्वेश्चन में क्रॉसिंग टाइम गिवन है, तो ट्री को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है वो क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्रॉसिंग टाइम क्वेश्चन में गिवन है 30 सेकंड्स, दैट इज 30 सेकंड्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब स्पीड इक्वल टू फाइंड करना है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस कितना लेंगे, तो क्योंकि ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, तो जो ट्रेन की लेंथ है वही हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगी, सो डिस्टेंस विल बी 125 मीटर्स, तो हमारे लिए डिस्टेंस 125 मीटर्स है। ट्रेन ट्री को क्रॉस करने में 30 सेकंड्स का टाइम लेती है, सो टाइम विल बी क्रॉसिंग टाइम 30 सेकंड्स, दैट इज, इसे सिंप्लीफाई करने से स्पीड हो जाएगा। ओके, तो दैट इज 125/30 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में, तो दैट मीन्स 125/30, ये जो मीटर पर सेकंड की वैल्यू है इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डेट मीन्स 18/5 बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द वैल्यू विल बी किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ 30 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से 10 टाइम्स एंड 3 से किया 3 6 जा 18, 5 से डिवाइड करेंगे 5 से 25 टाइम्स एंड 25 6 जा 150 होता है, 150 डिवाइडेड बाय 10, इतना किलोमीटर पर आवर।
सो 0 0 एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेट मीन्स स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 15 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ओके। तो ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।